नमस्कार। सरस्वती भंडार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की नदियों का अपवाद अंतर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंतरिक अपवाद अंतर। तो आंतरिक आंतरिक अपवाद अंतर में राजस्थान की कौन कौन सी नदियां शामिल है। तो आंतरिक अपवाद अंतर में राजस्थान की कई नदियां आती है, जिनमें सबसे पहले नदी है कांतली, उसके बाद में है घग्गर, तीसरी नदी है कांकणे, चौथी है सापी, पांचवी नदी है रूपनगढ़ और 6 नंबर नदी है रूपारेल। इस प्रकार से हमारे इसमें एक टोटल 6 प्रकार की नदियां हैं। और एक अपने पास है कि सापी की जो सहायक नदी है वो नदी है सोटा। ठीक है। मेंथा एक और है मेंथा। मेंथा की सहायक नदी है रूपनगढ़। रूपनगढ़ की सहायक नदी है खारी। और जो मेंथा है, मेंथा की सहायक नदी है सापी की सहायक नदी है सोटा। मेंथा की सहायक नदी है खंडेला। इस प्रकार से ये हमारे पास नदी तंत्र है कि आंतरिक अपवाद तंत्र में ये 7 प्रकार की नदियां हैं। और इन 7 प्रकार की नदियों में रूपनगढ़ की सहायक नदी है खारी, साबी की सहायक नदी है सोटा और मेंथा की सहायक नदी है खंडेला। इसके पश्चात हम एक एक नदी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है घग्गर नदी। घग्गर नदी के कई उपनाम है। घग्गर नदी को हम मृत नदी भी कहते हैं। इसको द्वैसती नदी भी कहा जाता है। प्राचीन सरस्वती नदी भी कहा जाता है। प्राचीन सरस्वती नदी, इसको द्वैसती नदी भी कहा जाता है। द्वैसती नदी, इसके पार्ट को नाली भी कहा जाता है। ठीक है। और इसको मृत नदी भी कहा जाता है। इसको नट नदी भी कहा जाता है। इस प्रकार से घग्गर नदी के कई सारे उपनाम हैं। इसका उद्गम जो होता है, उद्गम शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हिमाचल प्रदेश में है, शिमला में हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और ये राजस्थान में टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में ये प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में ये क्या करती है, प्रवेश करती है। यहाँ से निकलने के बाद में ये जो नदी है, ये नदी जो बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में, यहाँ पर ये समाप्त हो जाती है। यहाँ पर ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि वर्षा अधिक हो तो ये सूरतगढ़, अनूपगढ़ जो कि गंगानगर में स्थित है, वहां तक इसका पानी चला जाता है। कब? जब वर्षा की क्या हो, अधिकता हो, वर्षा अधिक हो तो ये वहां चला जाता है। यदि पानी की मात्रा ज्यादा हो, अत्यधिक वर्षा हो जाए, तो उस कंडीशन में इसका पानी क्या करता है, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान, फोर्ट अब्बास तक इसका पानी चला जाता है। लेकिन ये जो पाकिस्तान में प्रवेश करती है वो कहाँ प्रवेश करती है, ये बहावनपुर पाकिस्तान का एक राज्य है, उसके अंदर ये क्या करती है, प्रवेश करती है। इसको बहावलपुर भी कहते हैं, इसको हम बहावलपुर भी कहते हैं। यहाँ पर ये इसमें क्या करती है, प्रवेश करती है और इसका पानी क्या होता है, पाकिस्तान तक चला जाता है। ये जो बटनेर दुर्ग है, ये 298 ईस्वी में भाटी शासक भूपति के द्वारा बनाया गया था।
ये सबसे पहले बनने वाला दुर्ग है राजस्थान में, सबसे प्राचीन दुर्ग है। अच्छा, सबसे प्राचीन है तो इसका मतलब सबसे लास्ट में कौन सा बना था? तो सबसे लास्ट में दुर्ग बना था लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। और ये दोनों ये कच्ची मिट्टी से बना हुआ निर्मित है। अजय दुर्ग है, इसको अभी तक कोई नहीं जीत पाया है। तो इस प्रकार से इसका उद्गम होता है और इस तरीके से इसका भाव होता है। तो इसके बाद में आता है कि घग्गर नदी। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके घग्गर नदी के? तो घग्गर नदी का पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसके नदी को, इस नदी के पाट को या बहाव क्षेत्र को नाली भी कहा जाता है, नाली कहा जाता है। नाली, आपको पता हो तो नाली की ईंटें बहुत फेमस है हनुमानगढ़ में। तो ये नाली का जो, ये इसका नदी का जो पार्ट है, कहाँ? हनुमानगढ़ में ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? नाली कहा जाता है। अगला स्टेप है कि हनुमानगढ़ में ये जो घग्गर नदी है इसके ऊपर एक तलवाड़ा, इस टिब्बी तहसील के नजदीक ही एक तिलवाड़ा भी कह सकते हैं या तलवाड़ा भी कहा जा सकता है, तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। कौन करती है? घग्गर नदी तिलवाड़ा झील का निर्माण करती है। अच्छा, एक ये नाम तिलवाड़ा बाड़मेर में भी है। अच्छा, ये बाड़मेर में भी है तिलवाड़ा स्थान। ये किस लिए फेमस है? तो ये जो तिलवाड़ा स्थान है ये मल्लीनाथ लोक देवता हुए हमारे, जो कि मारवाड़ के एक शासक थे। और ये पहले एक मारवाड़ के ऐसे शासक हैं जो कि एक लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। और इनका चैत्र में इनका मेला भरता है, चैत्र माह के अंदर। तो ये मल्लीनाथ जो पशु मेला है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। तो ये तलवाड़ा स्थान एक बाड़मेर में भी है। ये तलवाड़ा या तिलवाड़ा झील है जो ये हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील में प्रवेश करते ही इस झील का जो है घग्गर नदी के द्वारा ये झील बनाई जाती है। अगली बात है कि यह राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। यह राजस्थान की एकमात्र क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नदी। अंतर्राष्ट्रीय नदी कैसे हुई? क्योंकि ये राजस्थान इंडिया के अंदर उद्गम होता है और उसके पश्चात ये पाकिस्तान तक पहुंच जाती है, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय नदी होगी। भारत की अंतर्राष्ट्रीय नदी बहुत है, जैसे सिंधु नदी है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमारे पास नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो राजस्थान की ये जो है ना, ये एकमात्र नदी है। पाकिस्तान में इस नदी को हकरा नाम से पुकारा जाता है। हम तो इसे कहते हैं घग्गर नदी, और वहां पर इसको किस नाम से पुकारा जाता है? हकरा नाम से पुकारा जाता है। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 465 किलोमीटर, 465 किलोमीटर है। और महत्वपूर्ण तथ्य बात यह है कि कालीबंगा व रंग महल सभ्यता, इस रंग महल सभ्यता जो है वो इस नदी के किनारे स्थित है। बटनेर दुर्ग जो है वो भी इस नदी के किनारे स्थित है। बटनेर दुर्ग के आसपास नदियां हैं, लेकिन वो जल दुर्ग की श्रेणी में शामिल नहीं है। ये एक धानवन दुर्ग है जो रेगिस्तान में बनाया जाता है। और इस नदी के किनारे ही बनवाली सभ्यता जो कि हरियाणा जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? हरियाणा जिले में स्थित है। तो घग्गर नदी के बारे में ये कंप्लीट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट नदी है कांतली नदी। तो 2 नंबर नदी की बात करें तो उस नदी का नाम है कांतली। इस कांतली का जो उद्गम है, कांतली नदी का जो उद्गम है, इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ी सिक्कर में होता है। खंडेला की पहाड़ी सिक्कर। अच्छा, इस कांतली नदी के ऊपर गणेश्वर सभ्यता स्थित है। ये खंडेला की पहाड़ी पर है। खंडेला की पहाड़ी से ये निकलती है और ये निकलकर झुंझुनू
झुंझुनू और झुंझुनू के पश्चात ये झुंझुनू और चूरू की झुंझुनू व चूरू की सीमा पर क्या हो जाती है, ये समाप्त हो जाती है। इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 100 किलोमीटर है। जब ये कांतली नदी सिक्कर के एरिया में बहती है या सिक्कर जिले में बहती है तो उसका जो बहाव क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है। क्या कहलाता है इसका बहाव क्षेत्र? तोरावाटी कहलाता है। तो तोरावाटी, तोरावाटी क्या है? तो हम कहेंगे कि सिक्कर में कांतली नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। इसका बहाव क्षेत्र क्या कहलाएगा? तोरावाटी कहलाएगा। नेक्स्ट है अपने पास नदी कोंकणीय नदी। इस नदी का जो उद्गम है वो कोटारी गांव जैसलमेर है। कोटारी गांव जैसलमेर, इसका उद्गम कहाँ होता है? कोटारी गांव जैसलमेर में होता है। यहाँ से ये चलने के बाद में भुज झील जो कि जैसलमेर में है उसमें ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 17 किलोमीटर, जो कि आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक अपवाह तंत्र की क्या है? सबसे छोटी नदी है। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं हम। साबी नदी, 4 नंबर है साबी नदी। साबी नदी जो है इसका उद्गम साबी नदी का जो उद्गम है वो सवेर की पहाड़ियां जयपुर में इसका उद्गम होता है। यहाँ पर ये बहते हुए अलवर जाती है और अलवर के पश्चात ये गुड़गांव जो है हरियाणा का, उसकी सीमा पर क्या हो जाती है? सीमा पर समाप्त हो जाती है। ठीक है। और ये जो है ये अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है। तो हम कहेंगे यह अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है, उसके बाद में बात आती है 5 नंबर रूपनगढ़ जो नदी है उसका जो उद्गम है वो सलेमाबाद अजमेर से होता है और यहाँ पर ये बहने के पश्चात जयपुर और जयपुर में बहने के पश्चात ये सांबर झील में अपना पानी उड़ेल देती है। वहाँ पर ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। सलेमाबाद नाम से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि यह जो है ये निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ यहाँ पर स्थित है। और जो निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो ऐसे पूछ ले कि ये किस नदी के किनारे स्थित है तो आप क्या बोलोगे कि यह रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। आप इनके साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, इनको साथ साथ एक कॉपी के ऊपर लिखते भी रहिए। उसके बाद में अगली नदी का नाम है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी का जो उद्गम है इसका उद्गम है थानागाजी उदयपुर पहाड़ियाँ, थानागाजी अलवर। इसका अन्य नाम भी हमारे पास या उपनाम भी कह सकते हैं। उपनाम है इसका वारा और एक उपनाम है इसका लसवारी। 2 इसके उपनाम है। इसका जो उद्गम है इसका उदयनाथ की पहाड़ी। तहसील कौन सी है? थानागाजी अलवर। यहाँ इसके उदयनाथ की पहाड़ी से उद्गम होने के पश्चात में ये कुशलपुर भरतपुर में ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है।
महत्वपूर्ण तथ्य इसके ये है कि रूपारेल नदी को भरतपुर का शोक कहा जाता है, भरतपुर का शोक। ठीक है। अगला है कि ये जो रूपारेल नदी है ना, इसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। रूपारेल को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। पानी यदि कम है, उसमें बाढ़ नहीं आई है नदी में, तो वो जीवन रेखा ही है। और जो मोती झील है, मोती झील को भी भरतपुर का क्या कहते हैं, जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है। रूपारेल को भी जीवन रेखा कहते हैं, लेकिन अत्यधिक पानी होने के कारण इसको भरतपुर का शोक भी कहा जाता है, और भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं जब पानी कम हो। और मोती झील है भरतपुर में, उसको हम क्या कहते हैं, भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। सीकरी बांध, रूपारेल नदी के ऊपर, रूपारेल नदी पर इस बांध को बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? क्योंकि जब ज्यादा बरसात हो जाए तो बाढ़ से बचने के लिए इसके ऊपर एक बांध का निर्माण किया गया, जिसका नाम है सीकरी बांध। ठीक है। उसके बाद में अगली नदी का नाम है मेंथा। लास्ट है मेंथा। मेंथा का जो उद्गम है वो मनोहरपुर की पहाड़ियां, मनोहरपुर की पहाड़ी, जयपुर। याद रखने का तरीका है मेंथा, मैं से क्या हो गया, मनोहरपुर की पहाड़ियां। यहां से ये होते हुए नागौर, जयपुर से होते हुए ये सांबर झील में ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। सांबर झील में क्या हो जाती है, ये समाप्त हो जाती है। जयपुर में तो इसका उद्गम हुआ, जयपुर से यहाँ उद्गम है। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं नागौर और कुछ हिस्सा सीकर का से ये होते हुए ये सांबर झील में समाप्त हो जाती है। हमारे तीनों अपवाद तंत्र कंप्लीट होने के पश्चात हम इन नदियों को राजस्थान की ग्राफ में भी प्रदर्शित करेंगे। तो आप इनके अच्छे नोट्स बनाओ, याद करो। धन्यवाद।